हेलो गाइस। आज हम सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी ईवीएस का टॉपिक है। इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा ये नया टॉपिक। अभी तक मैं 12 से 13 लगभग वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। तो ये आपकी सीटेट या टेट एग्जाम में, किसी भी टेट एग्जाम में आपके लिए उपयोगी होगा। तो होपफुली मैं अच्छा कर रहा हूँ और आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो यही सोचकर मैं आपके लिए नया टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोप का मतलब होता है साबुन और डिटर्जेंट का मतलब होता है अपमार्जक। सोप मतलब होता है साबुन, डिटर्जेंट का मतलब होता है अपमार्जक। तो साबुन क्या होती है? साबुन एक लंबी श्रृंखला वाले बसी बसीय अम्ल मतलब कि फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं। साबुन क्या होती है, काय से बनी होती है? लंबी श्रृंखला वाले बसीय अम्ल फैटी एसिड से मिलके बनी होती है। बसीय अम्ल को हम क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले बसीय अम्ल से मिलके बनी होती है। ठीक है। अब आपसे पूछ सकते हैं, ये देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साबुन किससे बनती है, तो आप उत्तर देंगे लंबी श्रृंखला वाले बसी अम्ल से मिलकर बनती है। ठीक है। जैसे कि अब ये देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो अब होगा क्या, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये दोनों क्या है? ये अलग अलग अपनी क्रिया कर रहे हैं अपनी। तो जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बसीय अम्ल फैटी एसिड से क्रिया करेगा तो साबुन बनेगी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब बसीय अम्ल से क्रिया करेगा तो साबुन बनेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बसीय अम्ल से क्रिया कर रहा है, मतलब फैटी एसिड से क्रिया कर रहा है, तो साबुन बन रही है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब बसीय अम्ल से क्रिया कर रहा है तो क्या बन रही है? साबुन बन रही है। तो अपन समझते हैं कि बसीय अम्ल है क्या, ये फैटी एसिड है क्या। तो बसीय अम्ल फैटी एसिड है। ये तीन प्रकार के होते हैं जो अपन को पढ़ना है। एक है स्टेरिक एसिड, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है, ऑलिक एसिड और पामेटिक एसिड। स्टेरिक एसिड, ऑलिक एसिड, पामेटिक एसिड। और जो सबसे ज्यादा बसीय अम्ल जो फैटी एसिड सबसे ज्यादा यूज होता है वो हमारा स्टेरिक एसिड होता है। ठीक है। अब जो कपड़े धोने की साबुन होती है वो कैसी होती है? कठोर होती है। और जो नहाने की साबुन होती है वो मृदु होती है, सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। ठीक है। तो अब जो हमारी कपड़े की साबुन बनेगी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और फैटी एसिड में हम स्टेरिक एसिड को, तीनों में से किसी एक को उठा लेते हैं। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेरिक एसिड है। तो हम जितने भी उदाहरण पढ़ेंगे वो स्टेरिक एसिड को लेकर चलते हैं हम। ठीक है। तो कपड़े धोने की साबुन जो हार्ड सोप रहेगी वो किससे बनेगी? हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करेगा स्टेरिक एसिड से। तो स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला होता है C17H35 COOH। स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला ये है C17H35 COOH। ये इसको हम इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, माफ कीजिए, इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं हम। इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। एक मिनट, ये रबड़ काम नहीं कर रही है। ये देखिए, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं हम, RCOOH। एक मिनट, मैं इसको एडजस्ट करता हूं थोड़ा सा। तो थोड़ा सा एडजस्ट हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RCOOH। इस तरीके से भी हम इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। आपने देख लिया, इसका फॉर्मूला है C17H35COOH। तो जब कपड़े धोने की साबुन हमारी, जब भी हमें कपड़े धोने की साबुन बनानी है तो हम NaOH से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? NaOH से। या फिर कठोर साबुन हमको बनानी है तो कैसे बनेगी? NaOH से। अम्लीय एसिड से क्रिया करेगा। अम्लीय एसिड में हमने फॉर एग्जांपल स्टेरिक एसिड ले लिया जिसका फॉर्मूला है C17H35COOH। तो अब होगा क्या कि ये जो C17H35COOH ये क्रिया करेगा कैसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। यहां पर अपना ये कैसे क्रिया करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो हमें क्या मिलेगा?
C17H35 COONA प्लस H2O, ये मिलेगा हमें। ठीक है, आई बात समझ में? होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसमें इस रिएक्शन में भी मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड कपड़े धोने की साबुन बना रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फैटी एसिड में स्टेलिक एसिड ले लिया हमने, जो एक प्रकार का फैटी एसिड है, बसीय अम्ल है। तो जब ये इससे क्रिया करेगा तो हमारा बनेगा C17H35COONA। तो ये एक क्या है, कठोर साबुन है, कपड़े धोने की साबुन है, और ये H2O बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, कठोर साबुन है या कपड़े धोने की साबुन है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर एग्जाम में आपको ऐसे लिख के दे दिया जाए तो आर का मतलब ये कार्बन की चेन मतलब बहुत सारी लगी हुई है, तो इसका मतलब भी यही है कि RCOOH NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। ठीक है, RCOOH क्या है, ये हमारी बसीय अम्ल है, फैटी एसिड है। तो ये हमारा बन जाएगा RCOONA प्लस H2O। तो ये भी क्या है, कठोर साबुन को रिप्रेजेंट कर रहा है। होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं, ये नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है यहां पर। अब हमें अगर मुलायम साबुन बनानी है, मृदु साबुन बनानी है, नहाने की साबुन बनानी है, तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करेंगे। तो माफ कीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करेंगे। किसका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या करेगा, बसीय अम्ल से मतलब कि फैटी एसिड से क्रिया करेगा। तो ये देखिए, ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये स्टेलिक एसिड ले लिया हमने बसीय अम्ल में। तो C17H35COOH इस तरीके से ये क्रिया कर रहा है। तो C17H35COO फिर इसके साथ ये पोटेशियम जुड़ जाएगा, तो ये हमारी नहाने की साबुन बन जाएगी और ये वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये R जो है, जो फैटी एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, RCOOH ये इसी तरीके से ये क्रिया करेगा, तो वो ही RCOO के बन जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारी नहाने की साबुन बन जाएगी। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। नहाने की साबुन, मुलायम साबुन जिसको हम कहते हैं, अगर बनानी हो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करेंगे, जो बसीय अम्ल से क्रिया करेगी। ठीक है, और कपड़े धोने की साबुन बनानी है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करेंगे, जो हमारी बसीय अम्ल से क्रिया करेगी। आगे बढ़ते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो साबुन बनाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? साबुनीकरण बोलते हैं। साबुनीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए इथेनॉल और ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए इथेनॉल और ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि पारदर्शी साबुन कैसे बनती है, तो आप उत्तर देंगे इथेनॉल और ग्लिसरॉल से मिलकर हमारी ट्रांसपेरेंट साबुन बनती है। मतलब कि पारदर्शी साबुन कैसे बनेगी? इथेनॉल और ग्लिसरॉल से। आगे बढ़ते हैं हम। साबुन से आंखों में जलन के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? तो साबुन से आंखों में जलन के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल जिम्मेदार है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जिम्मेदार है। कौन है जिम्मेदार? कार्बोक्सिलिक अम्ल जिम्मेदार है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जिम्मेदार है। साबुन से आंखों में जलन के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल जिम्मेदार है। कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। रेजिन क्या करता है? साबुन में झाग उत्पन्न करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए साबुन में झाग उत्पन्न कौन करता है, तो रेजिन करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए साबुन से आंखों में जलन किसके कारण होती है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के कारण। किसके कारण होती है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के कारण। साबुन में कितने प्रतिशत भाग में नमी होती है? तो साबुन के 10% हिस्से में नमी देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साबुन के कितने प्रतिशत भाग में नमी देखने मिलती है, तो आप बोलेंगे साबुन के 10% हिस्से में नमी देखने को मिलती है। शेविंग क्रीम में क्या मिलाया जाता है? तो शेविंग क्रीम में सोडियम रेजिनेट मिलाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि शेविंग क्रीम में क्या मिलाया जाता है, तो शेविंग क्रीम में सोडियम रेजिनेट मिलाया जाता है। इसलिए वो आपने देखा होगा
कि जो शेविंग क्रीम रहती है वो बहुत झाग देती है। तो शेविंग क्रीम में क्या मिलाया जाता है आपसे अगर पूछा जाए, तो आप उत्तर देंगे शेविंग क्रीम में सोडियम रेजिनेट मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि साबुन कपड़े की गंदगी साफ करने की क्रिया, जिसको हम बोलते हैं मिसल का निर्माण। तो साबुन कपड़े की गंदगी कैसे साफ करती है, मिसल निर्माण कैसे होता है, ठीक है, तो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी साबुन है RCOONA, ठीक है। तो अब इसमें दो पार्ट रहते हैं, एक रहता है जल आकर्षी पार्ट जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और एक हमारा रहता है जल विकर्षी पार्ट जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब कि डर, समझ रहे हो आप। तो अब ये यहां पर आप देख रहे हैं, ये हमारी मिसल संरचना बनेगी। तो ये बहुत सारे पार्ट्स दिख रहे होंगे, इसकी हेड और टेल दिख रही होगी, ठीक है। ये यहां पर ये जो गोल गोल बने हैं, ये क्या है, इसमें Na+ है, ये पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, और RCOONA में नेगेटिव चार्ज है। तो जो RCOONA है ये जल विकर्षी है, ये क्या है, जल विकर्षी, ये पानी में घुलता नहीं है। और ये ऊपर जो Na+ आप देख रहे हैं ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब कि जल आकर्षी है, ये जल में घुल जाता है। तो होता क्या है कि जो हमारा ये पार्ट है RCOO, ये नेगेटिव चार्ज उस पे लगा है, ये भाग गंदगी से जाकर चिपकता है। काय से जाकर चिपकता है, गंदगी से। ये आपको देख रहे हो RCOO, ये भाग काय से चिपकेगा, ये देखिए जूम करता हूं मैं, ये काय से चिपकेगा, गंदगी से चिपकेगा। ये भाग जाकर गंदगी से चिपक जाता है। जब गंदे कपड़ों पर ब्रश या उसे पानी में खंगाला जाता है तो जल विकर्षी भाग अपने साथ गंदगी लेकर बाहर निकलता है। क्या करता है, जल विकर्षी भाग अपने साथ गंदगी लेकर निकलता है और ये जलाकर्षी पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से साबुन का काम होता है। तो जो हमारा हाइड्रोफोबिक है, जल विकर्षी वाला पार्ट है RCOO, तो ये गंदगी से जाकर चिपक जाएगा, और ये जो हमारा हेड वाला पार्ट है Na+, ये पानी में घुल जाएगा। तो ये जब गंदगी में जाकर चिपक जाता है RCOONA, जो हमारा टेल वाला पार्ट है, तो जब इसको पानी में खंगाला जाता है, ठीक है, जब इसको पानी में खंगाला जाता है या हम बोलते हैं कि ब्रश मारा जाता है इस पर, तो ये अपने साथ गंदगी को लेकर बाहर निकलता है। तो इस तरह से हमारी साबुन से सफाई होती है ना कपड़ों की। आगे बढ़ते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं? तो अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले मोनोएल्किल लवण के सोडियम से बने होते हैं। मोनोएल्किल सोडियम के लवण से कौन बने होते हैं? तो अपमार्जक मोनोएल्किल सोडियम लवण से बनते हैं। मोनोएल्किल सोडियम लवण से कौन बनते हैं? अपमार्जक बनते हैं। या फिर अपमार्जक बनाने में सल्फोनेट ग्रुप का यूज होता है, या फिर हम बोल सकते हैं अपमार्जक बनाने में सल्फोनेट ग्रुप का उपयोग होता है। ये R आप कार्बन चेन मान लीजिए लंबी, SO3 ये सल्फोनेट ग्रुप हो गया, और ये Na ये सोडियम लवण है। सल्फोनेट ग्रुप का यूज होता है, अपमार्जक बनाने में सल्फोनेट ग्रुप का यूज होता है। अब आप देख सकते हैं, ये यहां पर हमने लिया अपमार्जक बनाने में सल्फोनेट ग्रुप का यूज होता है। इतना आपको होपफुली समझ में आया होगा, ठीक है। तो अपमार्जक के लिए या तो ये दो परिभाषा में से एक परिभाषा अपन लिख सकते हैं कि लंबी श्रृंखला वाले मोनोएल्किल लवण के लिए मोनोएल्किल सोडियम लवण से बने कौन होते हैं? हमारे अपमार्जक बने होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में डिटर्जेंट बोलते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे अपमार्जक है वो सल्फोनेट ग्रुप से बने होते हैं। ये हमारा सल्फोनेट ग्रुप है RSO3Na। आगे बढ़ते हैं, डिटर्जेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम। जो डिटर्जेंट जिनको हम अपमार्जक हिंदी में बोलते हैं, ये क्या करते हैं? पानी में प्रदूषण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। क्योंकि ये जो होते हैं, इनके कण जो होते हैं वो नष्ट नहीं होते। क्या नहीं होते? नष्ट नहीं होते, इसलिए ये प्रदूषण फैलाते हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। आइए हम कुछ अंतर पढ़ते हैं साबुन और अपमार्जक के बीच में। साबुन क्या होती है? यह मृदु सॉफ्ट जल में प्रभावी है। मतलब जो हमारी साबुन है वो झाग काय में देगी?
सॉफ्ट पानी में देगी, ठीक है। लेकिन जो हमारी अपमार्जक या डिटर्जेंट है, ये मृदु जल और कठोर जल दोनों में प्रभावी है। मृदु जल में भी ये झाग देगी और कठोर जल में भी ये झाग देगी। और जो हमारी साबुन है ये पर्यावरण के लिए बेहतर है। क्यों है बेहतर? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि इसका जैव निम्नीकरण हो सकता है। मतलब कि ये जो जैव निम्नीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे कोई बड़ा कण है तो उसको जो जीवाणु रहते हैं या जो इसका अपघटन करते हैं उसको वो छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, उसको हम बोलते हैं निम्नीकरण। लेकिन वहीं हम बात करें अपमार्जक की तो ये पर्यावरण की नुकसान करता है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि ये जैव अनिम्नीकरण इसका नहीं होता है। जो साबुन है हमारी प्राकृतिक वसा और तेल से बनी होती है, वही हमारा डिटर्जेंट पेट्रोकेमिकल से बना होता है। तो इस टॉपिक में आपके लिए जानने के लिए इतना ही था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में टॉपिक बताइए, जो भी आप टॉपिक बताएंगे मैं वो टॉपिक भी लेकर आऊंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, है ना। अभी ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, और जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा ग्रोथ करेंगे तो हम आपके लिए लाइव लेक्चर भी लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।